नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ पंकज। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले चलेंगे। बिहार के निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने सरकार और आयोग पर तीखा हमला बोला। अब कोई भी 1 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और वोटर लिस्ट में सुधार करवा सकता है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 30 सितंबर को चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन करेगा। फिर इसी लिस्ट से बिहार विधानसभा में चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से आज राजनीतिक दलों और डीएम को एसआईआर ड्राफ्ट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई। दोपहर बाद आयोग ने वोटर लिस्ट का भी प्राथमिक ड्राफ्ट वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया, ताकि कोई भी इसे देखकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। एसआईआर का ड्राफ्ट आने के साथ विपक्षी सांसदों ने न केवल संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि दोनों सदनों में खूब हंगामा भी किया। विपक्ष ने दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग रखी। देर तक हंगामे पर दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी ने स्पीकर से मिलकर चर्चा की मांग दोहराई। बाद में राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आयोग वोट चुरा रहा है। उन्होंने धमकी दी कि जो यह कर रहा है उसको वो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई रिटायर हो जाएगा तो उसको भी खोज कर लाएंगे। आइए देखें पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी का क्या कहना है। प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। एसआईआर के मुद्दे को लेकर कहां पर क्या हुआ, पूरे मुद्दे पर दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रवेश, आज एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई। अब आयोग पश्चिम बंगाल और दूसरे प्रदेशों में भी इसकी तैयारी कर रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक जो मामला गरमाया है, उस पर आज आपको क्या देखने को मिला? राहुल गांधी ने पूरा आरोप लगाया कि आयोग और बीजेपी मिलके वोटरों की चोरी करी आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब से मैं कहूंगा मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तभी से बिहार के में एसआईआर का जो मुद्दा है, विपक्ष लगातार उसको लेकर हंगामा कर रहा है। और सीधे तौर पर मैं ये कहूं कि बिहार चुनाव से पहले एक ये बड़ा अपडेट है, जिसको हम कह सकते हैं कि अपडेट सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। सीधे तौर पर कहें, लिस्ट को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट से हटे हैं और उसमें कम से कम 40% वो नाम हटे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। सीधे तौर पर कहें, उनकी मौत हो चुकी है। और इसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लगातार अपना अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और उसमें बिहार का भी उन्होंने वोटर कार्ड बना रखा। लेकिन ये कहना है चुनाव आयोग का, और सीधे तौर पर मैं कहूं तो विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। एक नागरिक से उसको वोट डालने का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। लगातार विपक्ष के राहुल गांधी जो है सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत प्रक्रिया है। और इसको लेकर जिस तरीके से मैं कहूं शुरुआत से हम देख रहे हैं, कई बड़े नेता इसको लेकर खुलकर बोल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर
कोई अगर चुनाव आयोग अगर एक प्रक्रिया कर एक नई लिस्ट बना रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि पूरा एक जो क्रम है, चाहे एक एक घर जाना हो या ये कहे अलग अलग क्रमों से गुजरकर उस लिस्ट को बनाया है, और उसको अभी चुनाव आयोग ने समय भी दिया है कि अगर किसी का नाम छूटा है या कोई ऐसा लगता है तो उसमें भी वो अपडेट करेंगे। तो इसमें आपत्ति क्यों है, ये फिलहाल मेरी समझ से बने। और मैं आपको साफ तौर पर कहूँ कि अभी हंगामा आपको इस मुद्दे को लेकर अभी आगे भी देखने को मिलने वाला है। जी प्रवेश, एक चीज पूछना चाहूंगा, आयोग ने एक करेक्शन वाली एक लिस्ट जारी करी जिसमें कि कुछ संख्या वोटरों की कम हो गई। जाहिर सी बात है वो वोटर आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, यानी आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो वो वोटर वोट डालने की स्थिति में नहीं होंगे। उनमें से कुछ एक तो ये इस दुनिया में भी नहीं है। जब ये सारी लिस्ट एक बार क्लेरिफाई हो चुकी है और कोई भी प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं किसी एक व्यक्ति का नाम अगर वोटर लिस्ट से हटाया गया है और अगर वो गलत तरीके से हटाया गया है तो कम से कम वो तो इस चीज को प्रोटेस्ट कर सकता है। क्या पूरे घटनाक्रम में कहीं से इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट सामने आया कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं उसके बावजूद भी मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया? देखिए, अभी मैं आपको सीधे तौर पर कहूँ, ये लिस्ट लगभग 3 बजे के आसपास अपलोड हुई है और अभी तक की ऐसी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है कि ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई व्यक्ति सामने आया हो जिसने ये कहा हो कि मेरा नाम नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, क्योंकि लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, हो सकता है कुछ नाम ऐसे सामने जरूर मिल सकते हैं जो ये इस बात का दावा कर सकते हैं कि मैं जिंदा हूँ, या ये कहे मैं राज्य में मौजूद हूँ, उसके बावजूद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। वो ही त्रुटि को भरने के लिए शायद चुनाव आयोग ने अभी एक विकल्प भी दिया हुआ है। अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया होने के बावजूद कोई ऐसा नाम छूट गया है या रह गया है तो उसको भरपाई करने के लिए चुनाव आयोग ने अभी समय दिया है और अभी उसको अपडेट करने के लिए समय अभी दिया भी गया है। लेकिन सीधे तौर पर कहूँ, विपक्ष का कहना जिस तरीके से ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है वो अपने आप में एक असमंजस बना रहा है और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आखिर इस नई वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष को आखिर परेशानी क्या है। लेकिन सीधे तौर पर मैं बता दूं कि चुनाव आयोग का जो कहना है वो सीधे तौर पर यही है कि उन्होंने एक एक वोटर को चेक किया है, घर पे जाकर जो है उसको देखा है, लेकिन अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसके लिए भी फिलहाल वो समय दे रहे हैं। जी निश्चित, आयोग ने उसके लिए भी समय दे रखा है कि अगर आपको कोई सुधार करवाना है तो आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा भी लेकिन विपक्ष है, विपक्ष का अपना काम है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने जो भी कार्रवाई की है उसको प्रोटेस्ट करना, उसका विरोध करना। अब ये एसआईआर की जो तैयारी है वो दूसरे प्रदेशों में भी की जा रही है, बंगाल और दूसरे प्रदेशों में भी आयोग इसको लागू करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या वहां पर भी इसी तरीके के विरोध या प्रोटेस्ट की हमको को झलक देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि विपक्ष अभी तो केवल बिहार राज्य को लेकर इस तरीके का प्रोटेस्ट या हंगामा कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे अन्य राज्यों में इस तरीके की प्रक्रिया को करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष उस पर हंगामा करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि विपक्ष की एक रणनीति है, वो रणनीति के तहत इस तरीके का हंगामा कर रहा है। लेकिन अभी जब पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में जब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो उसमें भी जैसे बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं, तो अन्य राज्यों में भी अगर इसी प्रकार की संख्या होगी तो विपक्ष को लगता है कि ये वो वोटर है या ये कहे वो लोग हैं जो उनको वोट देते हैं, जब उनका ही नाम उस लिस्ट से हट जाएगा तो चुनाव में की जो प्रक्रिया होगी, वोट डालने की जो प्रक्रिया होगी, उसमें उनका जो है नाम ही नहीं होगा। तो वो किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे या ये कहे किस प्रकार से वो अपनी आगे की रणनीति बनाकर चुनाव जीतने के सपने देख सकते हैं। जी प्रवेश, ये मुद्दा तो आने वाले समय में देखने का विषय होगा कि अन्य प्रदेशों में क्या स्थिति बनती है। इसी बीच में ये जो कल 25% टैरिफ का मामला बहुत गरमाया था, विपक्ष उस पर हमलावर है। हालांकि वो डेट जो है वो जो 1 अगस्त से लागू होना था वो 7 अगस्त तक के लिए फिलहाल टाल दी गई है। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ इस टैरिफ पर कोई करेक्शन होने की संभावना है? देखिए, मैं सीधे तौर पर बताऊं तो जिस तरीके का अभी भारत और अमेरिका के संबंध है उसमें कुछ गुंजाइश कल तक तो जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज की बात करें तो उसको लेकर थोड़ा सा जो है रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में कई ऐसी ट्रेड है, चाहे वो कपड़ा मार्केट हो या वो किसी ऐसे अन्य बाजार से जुड़े हैं, उनका कहना है कि जब ये टैरिफ जो है लागू होगा तो उसका असर उनकी नीति और बाजार दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में अगर इस तरीके का टैक्स या ये कहे जुर्माना आप पर थोपा जाता है तो उसमें जो
लास्ट में जो ग्रॉस टोटल या ये कहीं इनकम निकाली जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और कमी आने के कारण उनके व्यापार पर असर दिखेगा। और उसके लिए आज AEPE एक संस्था है जो कपड़ों की मार्केट के एसोसिएशन से जुड़ी है, उसका कहना है कि अगर भारत ने इस मामले में उनके हस्तक्षेप करके मदद नहीं की तो हो सकता है कि उनको ये व्यापार छोड़ना पड़े या ये कहें दूसरे विकल्प की ओर जाना पड़े। जी निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापार पर, वो एक देखने का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए प्रवेश। अब चलते हैं मालेगांव ब्लास्ट पर। मालेगांव ब्लास्ट पर ATS के एक तत्कालीन अधिकारी महबूब मुजावर ने एक नया विस्फोट किया है। उन्होंने खुलासा किया कि भाजपा को विपक्ष के खिलाफ और बड़ा मुद्दा भी मिल गया। भाजपा इस मुद्दे को लेकर जोरदार ढंग से ट्रंप के टैरिफ और SIR मुद्दे पर पानी डालने की कोशिश कर रही है। साध्वी प्रज्ञा समेत मालेगांव के सभी आरोपियों के बरी होने पर भाजपा और हिंदू संगठन कांग्रेस पर पहले से हमलावर है और अब नए खुलासे से भाजपा को नया हथियार मिल गया। मालेगांव ब्लास्ट की जांच में शामिल रहे ATS के तत्कालीन अधिकारी महबूब ने मीडिया के सामने कहा कि उनको RSS प्रमुख समेत कई दिग्गजों को कुछ गोपनीय प्रमुखों के लिए कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। उनको मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई भगवा आतंक नहीं था, सब कुछ फर्जी गढ़ा गया था और उन पर मोहन भागवत को फंसाने के लिए उच्च स्तर से दबाव बनाया गया था। दबाव बनाकर जांच गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। यह सनसनीखेज खुलासा ऐसे समय हुआ जब 17 साल बाद फिर से पूरा मामला गर्म है। आइए सुनते हैं कि पूरे मामले में इस पूर्व ATS अफसर का क्या कहना है। उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। ATS के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने। मालेगांव ब्लास्ट केस में जांच करता रहे पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर के इस बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है, साथ ही भगवा को आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ अपमानित करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र ATS के अधिकारी महबूब मुजावर जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। वह इसलिए कि तत्कालीन ATS चीफ हेमंत करकरे, जो कि दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के और उस समय जो हमारे देश के गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल जी के ऑफिस में बैठ करके
भगवा आतंकवाद की स्टोरी गढ़ी गई थी। यह बात गृह मंत्री जी के कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा लिखित एक पुस्तक में उन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया है। हमारे गृह मंत्री ने जो कहा है कि कभी भी कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। हिंदू ने कभी भी किसी तरह की कोई टेररिस्ट की एक्टिविटी नहीं की है, हमेशा देश के लिए और सनातन के लिए खड़े रहे हैं। और जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जो भी उनका निर्णय रहता है, वो हमारी सर आंखों पर है। जो 2006 में जो ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, वो तो अपराधी थे, वो तो पकड़े गए थे, उनके सबूत मिले। इन 17 लोगों के भी तो सबूत कुछ मिला ही नहीं। किसने प्लान किया, किसने बॉम्ब प्लान किया, कुछ सबूत नहीं मिला। उस केस में रात दिन का फर्क है। वो केस में तो हिंदुओं को परेशान करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की वो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र था। और ये आतंकवादियों का षड्यंत्र है। जो रेलवे का ब्लास्ट हुआ है, ये आतंकवादियों का षड्यंत्र। और बराबर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, देवेंद्र फडणवीस का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के विरुद्ध गए। इसलिए दोनों केसों में बहुत अंतर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर यह आरोप सही है तो मुझे लगता कि इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार जरूर, मुझे लगता है कि इसके बारे में छानबीन करने की पॉसिबिलिटी है। और जो भी इन पर जिन्होंने प्रेशर लाया था, उनके बारे में इंक्वायरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। वहीं पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के आरोपों को विपक्ष ने निराधार बताया। नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल हर एक संस्था का राजनीतिकरण हो रहा है, और संस्थाएं, जब राजनीतिक लोग, सरकारें अपने हिसाब से बयान दिलाया करती हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बयान में कोई सच्चाई होगी। अरे दबाव कौन बनाया था? मोदी जी। अरे वही तो कह रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी का तो खेल चल ही रहा है। आप इसको आप देखिए ना भैया, मोहन भागवत जी को जिस तरीके से लगातार इन लोग का जो गंदा खेल है, इन लोगों के गंदा खेल में देश के लोग पीछे जा रहे हैं। हालात अच्छे नहीं है। दोनों के कारण इस देश का डेवलपमेंट रुक गया, प्रगति रुक गई है। तो अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी तो कर दिया, लेकिन महबूब मुजावर के इस बयान से मामला फिर से सुलग उठा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं को अपमानित और बदनाम करने का बड़ा आरोप लग रहा है। गणेश विश्वकर्मा जी, गणेश, एटीएस पूर्व जो ये अधिकारी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। इनके खुलासे पर कितना विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल, आपको बताएं कि पूर्व एटीएस तत्कालीन अधिकारी महबूब मुजावर ने आज जो खुलासे किए हैं, वो बहुत बड़ा खुलासा है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम आदमी का खुलासा नहीं है। उनमें तत्कालीन एटीएस अधिकारी थे। इन्होंने आज बताया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कई बड़े चेहरे थे, जबकि मोहन भागवत का दूर दूर तक का नाता नहीं था, और उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया था। और इन्होंने आज कोई नई बात नहीं, उनका कहना है कि कोई नई बात नहीं है। आज के 17 साल पहले जब बम विस्फोट हुआ था, तो उन्होंने कोर्ट में बयान भी बाकायदे जारी किया था और बताया भी था, तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तत्कालीन सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी और सेंट्रल में भी। उनकी क्या प्रतिक्रिया है इनके खुलासे पर? बिल्कुल, जो सरकार की इस समय जो है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत बड़ा मौका मिल गया है, और अपने जो है कि छुपाने के लिए कहीं ना कहीं जो है कि कोई खुल के जवाब नहीं दे रहा है। गणेश, इस पूरे मैटर में जो एनआईए या पीड़ित परिवार है, इस मामले में क्या ओपी कोर्ट में जाने की अपील की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, जो है हाई कोर्ट में जाने की जो है अपील में जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और अपील में जाएंगे। अपील में जाएंगे वो।
तो यानी आने वाले समय में जो है कोर्ट में मामला जाएगा। गणेश, इसी बीच एक खबर और आई है कि ईडी ने अनिल अंबानी जी को 5 अगस्त के पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए ईडी ने उनको सम्मन भी जारी किया है। क्या मामला है पूरा, आपकी जानकारी में क्या है? बिल्कुल, जो है ईडी ने 3 दिन तक रेड की थी। रेड करने के बाद कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं और उनको 5 तारीख को जो है 5 अगस्त को ईडी ने सम्मन भेजा है और उन्हें बुलाया गया है। उसके बाद ही पता कुछ आगे चल पाएगा। क्या लगता है आने वाले समय में अनिल अंबानी जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल, जैसे जैसे ईडी की जांच तेज होती जा रही वैसे जो है अंबानी परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर दिखाई दे रही। चलिए गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वह कल अपने संसदीय क्षेत्र में कई करोड़ लगभग 52 योजनाओं का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री का वाराणसी में ये 51वां दौरा है। तमाम योजनाओं के साथ ही वो 266 करोड़ से तैयार 4 लेन का उद्घाटन भी करेंगे। इस शानदार हाईवे से चांदपुर से भदोही का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। वह समुद्र से खूबसूरत पानी वाले दुर्गा कुंड का भी उद्घाटन करेंगे। वह गंगा, जमुना, सरस्वती समेत 11 नदियों के जल से जानकी मंदिर की नींव भी रखेंगे। उनके दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी का 51वां दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली में कई मुद्दों को लेकर सियासी घमासान जारी है। पीएम ने अभी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर न केवल सरकार की ओर से जवाब दिया, बल्कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इधर टैरिफ को लेकर भी उनकी सरकार कटघरे में है। ऐसे में वो अपने वोटरों से कैसे बात करेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। पीएम मोदी के दौरे और तोहफों के बारे में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल और कमिश्नर एस राजलिंगम ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन 2 अगस्त को लगभग 10:30 बजे बनारस में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनौली, जो विकासखंड सेवापुरी कालिका धाम में पड़ता है, वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी काशी को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि किसान सम्मान निधि का 20वां किस्त बटन दबा करके माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से उसको जारी करेंगे। लगभग हम जानते हैं कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का सौगात दे करके जाते हैं। इस बार भी 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री या तो शिलान्यास करेंगे या तो लोकार्पण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 15 प्रोजेक्ट 630 करोड़ का इसका लोकार्पण किया जाएगा और लगभग 38 प्रोजेक्ट जो 1618 करोड़ का उसका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रकार कुल 2248 करोड़ का प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास की जाएगी। क्या व्यवस्थाएं की बात प्रधानमंत्री जी के आने पर आम पब्लिक के लिए? अब की बार ये बनौली जो क्षेत्र में ये प्रस्तावित है, उस क्षेत्र में इसके पहले कोई जनसभा नहीं हुई है और जो सुरक्षा से संबंधित और अन्य जो तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां जिला प्रशासन लगभग पूरा कर चुके हैं और वहाँ जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से और लोगों के जो आने वाले लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी दृष्टि से वो सारी तैयारियां कर चुके हैं। जो प्रोजेक्ट से लोकार्पण, उसी प्रोजेक्ट्स का जो हैंडओवर की प्रक्रिया है और उनकी स्थिति उसको भी चेक करा लिया गया। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर वहां मौजूद हमारे संवाददाता प्रहलाद गुप्ता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारियां चल रही है। प्रहलाद, पीएम के दौरे को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, हम आपको सबसे पहले बता दें कि इस समय तत्काल मौजूदा समय के उत्तर प्रदेश के सरकार, सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ इस समय बनारस में मौजूद है और उनके जो है कि सेवापुरी में जो जनसभा और रैली स्थल है उसको एसपीजी की टीम ने अपने हाथ में ले लिया है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे
करीब 2200 करोड़ रुपए की नई रुपए की सौगात, कई सौगात जो है कि विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में हम आपको बता दें, इन परियोजनाओं का मकसद यह है कि वाराणसी में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत देना है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा और हम आपको बता दें कि जहां प्रधानमंत्री का एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करते हुए पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी करेंगे। और ऐसे में हम आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत से अब तक इसके तहत तो कुल संवितरण 3.90 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करीब 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वो इस मौके पर जी प्रहलाद, प्रधानमंत्री का प्रवास वाराणसी में कितने समय के लिए होगा, कितने घंटों के लिए वो कल वाराणसी में होंगे? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो लगभग जो है कि वाराणसी का जो विकास है और वो लगभग 4 घंटे का प्रोग्राम होगा। और ऐसे में हम आपको बता दें, सबसे पहले जो है कि लाल बहादुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से जो है कि सड़क से जो है कि होते हुए सारे रोड पर जो है कि वो गुजरेंगे और जिस तरीके से जो स्ट्रीट लाइटें हैं, 4 लेन सड़क की खूबसूरती, खंभों पर तमाम जो ऐसे विकास की जो कमियां हैं वो उसकी छटा निहारेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जी प्रहलाद, इस समय दिल्ली में कई ऐसे गंभीर मुद्दे चर्चा का विषय हैं जिसमें हम 25% टैरिफ की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, बिहार चुनाव में जो वोटर लिस्ट में करेक्शन है उसकी बात करें। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो दिल्ली में इस समय चर्चा में हैं। आपको क्या लग रहा है, पीएम मोदी कल अपनी जनसभा में इन सारे मुद्दों के साथ विपक्ष पर प्रहार करेंगे? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि जिस तरीके से जो है कि जो विपक्ष जो प्रहार करता है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है इनकी ओर से। तो ऐसे में हम साफ तौर से बता दें कि जिस तरीके से अब टैरिफ को लेकर उनकी सरकार कटघरे में है, ऐसे में वह अपने वोटरों को एकदम अच्छी तरीके से उनको जो है कि उनसे चर्चा करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और खासकर कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है उनको उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहे वो अभी ऑपरेशन मामला हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मामला हो। लेकिन सियासत में जो मुद्दों को लेकर सियासी ठीक है बलराम, ठीक है प्रहलाद, हम आपसे कल जब पीएम मोदी की रैली होगी, जब उनकी जनसभा होगी, तो उसके बाद आपसे और भी डिटेल्स लेंगे। कल ये देखना दिलचस्प होगा कि अब पीएम मोदी अपने भाषण में क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद। अब चलते हैं यूपी, जहां बलरामपुर, आगरा, कुशीनगर के बाद अब देवरिया में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के भाजपा विधायक शलमणि त्रिपाठी ने डीजीपी को पत्र लिखा तो बवाल खड़ा हो गया। देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में 2 नाबालिग लड़कियों को बरगलाकर 24 और 27 जुलाई को मुस्लिम युवकों ने उनका अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवारों के अनुसार बच्चियां 10वीं की छात्रा हैं, जिन्हें लेकर मुस्लिम युवक फरार हो गए थे। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी देवरिया पुलिस चैन की नींद सो रही है। पुलिस की सुस्ती को देखते हुए देवरिया के सदर विधायक शलमणि त्रिपाठी ने डीजीपी को पत्र लिखा और कार्रवाई के लिए कहा। पत्र में विधायक ने लव जिहाद का मामला उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि गौरी बाजार बैतालपुर क्षेत्र की भोली भाली नाबालिग, अनुसूचित और पिछड़ी जाति की लड़कियों को मुस्लिम युवक अपना शिकार बना रहे हैं। विधायक ने बताया कि 24 जुलाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसमें युवक भोली भाली लड़की की पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनाकर अपने साथ ले जा रहा है। गौरी बाजार एसओ नंदा प्रसाद ने बताया कि लड़की को बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की बरामदगी एवं गिरफ्तारी के लिए
टीम लगाई गई है। देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, देवरिया में छांगुर का नेटवर्क है, ये मुस्लिम युवक भी उसी गिरोह से जुड़े हुए हो सकते। आइए देखते हैं कि शलभ मणि त्रिपाठी विधायक देवरिया ने क्या कहा। देखिए, देवरिया में 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू बालिका को एक मुस्लिम समाज का लड़का अपने साथ लेके चला गया। दूसरी घटना 27 तारीख को हुई, ये घटना भी देवरिया में हुई जिसमें एक हिंदू बालिका है, लगभग 16.5 वर्ष की लड़की है, बच्ची है, और उसको भी एक मुस्लिम लड़का अपने साथ लेकर चला गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी बैतालपुर जो देवरिया के भीतर पड़ता है, वहाँ भी एक हिंदू बालिका के साथ ऐसा ही हुआ था। और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो ये पता चला कि वो लड़की दुबई चली गई है और दुबई में उसने जाके धर्म परिवर्तन भी कर लिया, वहाँ से वापस आने को तैयार नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। माननीय योगी जी की सरकार ने एक बहुत सख्त कानून बनाया है, उसको लेकर मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है कि लव जिहाद का प्रकरण है, इसमें कार्रवाई करिए और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई मुर्गे की दुकान चला रहा है, वो हिंदू बालिका को लेकर गायब हो जा रहा है और उसके बाद पता चल रहा है कि वो दुबई पहुंच गया, पता चल रहा है कहीं और चला गया, तो इनको फंडिंग कौन कर रहा है? जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इनके मुकदमे लड़ने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पैरोकार खड़े हो जाते हैं। डीजीपी को पत्र लिखकर मैंने इस पूरी घटना में दोनों बच्चियों की बरामदगी के लिए कहा है कि शीघ्र बरामदगी करिए और जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि लव जिहाद का प्रकरण है। पूरे घटनाक्रम पर देवरिया से हमारे संवाददाता पवन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये कुल मिला के लव जिहाद का मामला जो कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण तक जा रहा है, अपहरण तक जा रहा है, इन लड़कों के संबंध क्या छांगुर बाबा से जुड़े हुए हैं? जी, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में अभी प्रशासन लगी हुई है। अब देखना यह है कि इन लोग की संबंध है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी खुल की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने अभी तक जांच की है और गिरफ्तारी शायद संभव नहीं हो पाई है। आपको क्या पता है, आपको क्या जानकारी है कि जांच अभी तक कहां पहुंची है? तो जानकारी जहाँ तक इसमें है कि 2 लड़की इसमें लव जिहाद मामले में लापता हुई थी, जिसमें एक लड़की को गौरी बाजार पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है और दूसरी लड़की को सुनने में आ रहा है कि विदेश भेज दिया गया है, जो जिसका धर्म परिवर्तन भी हो चुका है, धर्मांतरण भी हो चुका है और वो लड़की आने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन पूरी जानकारी के लिए। अब चलते हैं कानपुर। भदोही के बाद अब कानपुर के बिल्हौर में पीडीए पाठशाला लगी है और पुलिस ने एक सपा नेत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सपा नेता रचना सिंह गौतम ने बिना अनुमति पीडीए पाठशाला लगाई। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के सामने बच्चों को स्कूल ड्रेस में बुलाकर घंटों पीडीए पाठशाला पर चलाई। बच्चों को न केवल सपा की नीतियों के बारे में बताया, बल्कि स्कूल मर्जर के खिलाफ बच्चों से नारे भी लगवाए। एसडीएम और बीएसए की जांच के बाद आईटी एक्ट की धारा 66 और अफवाह फैलाने सहित कई धाराओं में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इससे पहले भदोही का एक मामला सामने आया था, जहां ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। आइए देखें सपा नेत्री रचना सिंह का क्या कहना है इस मामले में। सरकार द्वारा जो विद्यालय बंद किए जा रहे थे, उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम जो स्कूल बंद किए जा रहे थे, उन्हीं के बच्चों को लेकर हम पीडीए पाठशाला में उन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन सरकार के दबाव में आकर बीएसए के अधिकारी ने हम पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि हम पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षा ना दे पाएँ। लेकिन मैं भी चेतावनी देती हूँ कि कितने मुकदमे आप हम पर लगाएंगे, हम ऐसे ही पीडीए पाठशाला निरंतर जारी रखेंगे, अपने बच्चों को, दलित ओबीसी के बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे। क्या शिक्षा देना इतना गुनाह है कि हम पर मुकदमा लगा दिया गया? आप लगाइए मुकदमा, हम पीडीए पाठशाला निरंतर जारी रखेंगे, अपने समाज को जागरूक करते रहेंगे, शिक्षा देते रहेंगे। देखिए, सामने आया था पुलिस के समक्ष की एक सपा पूर्व विधायक प्रत्याशी रचना सिंह द्वारा एक पीजी क्लास लगाई जा रही है। ये क्लास उस स्कूल में लगाई जा रही थी जिसका विलय कर दिया गया था और बिना अनुमति के ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था।
जिसके तहत खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और पुलिस के द्वारा इसमें विवेचना की जाएगी। ये पुलिस एडीसीपी थे महेश कुमार जी, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। पीडीए पाठशाला पर सियासत गर्म है। कानपुर से हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मुद्दे पर क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने इस मुद्दे पर पंकज जी कार्रवाई ये करी, आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 16 में रचना हो गया है और उसके बाद तो अभी पुलिस गिरफ्तारी से बचने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि मुद्दा में ए फॉर अखिलेश और इनको जो ये बता रहे हैं डिम्पल, जो है बड़ा, अगर वो देखा जाए तो ये पुलिस इस पर और जो शासन प्रशासन है इस पर सख्त रुख अपनाए हुए, और एडीसीपी महेश कुमार बात हुई है, उन्होंने यही बोला है कि गिरफ्तारी तो अभी नहीं हुई है लेकिन मुकदमा आईटी 66 एक्ट के तहत कायम हो गया है, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई प्रदेश तो मुख्यमंत्री का सीधा जो लोग इस तरह की विधिक और कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। आलोक, सपा महिला नेता का कहना है उनको इस चीज का कोई गिल्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यों के बारे में या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके हिसाब से ये कोई अपराध नहीं है। तो पुलिस के निगाह से इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? ये इनका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन ए फॉर अखिलेश पढ़ाना, ए फॉर अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़ाया जाता तब भी ये, क्योंकि बच्चे जो कि अभी छोटे हैं, इनको अगर पॉलिटिकल बात दिखाएंगे, पॉलिटिकल मैप भी दिखाएंगे तो उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो सकता है। और आपको तो पता है 2027 के जो चुनाव है ये बहुत करीब है, और इसी को देख के राजनीतिक पार्टियां अपना एक समीकरण सेट कर रही हैं। इसको एक राजनीतिक चाल भी माना जा रहा है। इस वजह से सरकार जो है, आलोक, ये बच्चे तो अभी वोटर भी नहीं है, इनको पढ़ा के इनको क्या हासिल होने वाला है? नहीं, बेसिकली बात ये है कि ये बच्चे वोटर तो नहीं है, नो डाउट पंकज जी, लेकिन है क्या कि ये कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन तय करेंगे आने वाले समय में। और बच्चे ये होता है कि वो स्टडी। आलोक का संपर्क हमसे शायद टूट गया है। तो कुल मिला के आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपका शहर आपकी खबर में आज हमने आपको बताई 5 न्यूज़ें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।